स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी इक्वालिटी चैप्टर को इन डिटेल कवर कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली ये क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आज के क्लास में हम जो कुछ पढ़ेंगे वो डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। ओके, तो सब लोग ध्यान से सुनना। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज के लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन और देखते हैं कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर क्वेश्चन देखकर तुम ऐसे घबराना मत। अभी तो यार मैं हूं यहाँ पर, ठीक है, सो आई विल हेल्प यू आउट। कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं पर इजी हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं। सम पीपल आर्ग्यू दैट इनइक्वालिटी इज नेचुरल while others maintain that it is equality which is natural and the inequalities which we notice around us are created by society. Which view do you support? Give reason. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। तो तुमसे बोल रहे हैं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इनइक्वालिटी जो कि हमें अपने आसपास दिखती है वो तो नेचुरल है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इनइक्वालिटी जो हमें आसपास दिखती है वो नेचुरल है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनइक्वालिटी जो हमारे आसपास दिखती है वो नेचुरल नहीं है, वो तो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। तो तुमसे पूछा जा रहा है तुम इन दोनों में से कौन से व्यू को, कौन से नजरिए को सपोर्ट करते हो? गिव रीजंस, ठीक है। तो पहले इन दोनों व्यूज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इन डिटेल। एक व्यू में ये लोग बात कर रहे हैं नेचुरल इनइक्वालिटी के बारे में। तुम्हें याद होगा हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना कि इनइक्वालिटीज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी। तो एक व्यू में ये लोग नेचुरल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होता है? कोई ऐसी इनइक्वालिटी जो नेचुरली हो, बाय बर्थ हो, उसे हम नेचुरल इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, वो बाय बर्थ उसके पैर मान लो पैरालाइज्ड हैं, तो उसे व्हील चेयर यूज करना पड़ता है। तो ये इनइक्वालिटी सोसाइटी ने क्रिएट नहीं करी, ठीक है, वो बाय बर्थ क्रिएट हुई थी। तो इस टाइप के इनइक्वालिटी को हम लोग नेचुरल इनइक्वालिटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है? कोई ऐसी इनइक्वालिटी जो हम लोगों ने, जो सोसाइटी ने क्रिएट कर दी हो, जैसे कि कास्ट सिस्टम। तो तुमसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि तुम इनमें से कौन से टाइप की इनइक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे हो। तो इसके लिए हमें एक और चीज समझनी होगी कि नेचुरल इनइक्वालिटी जो है वो आज के टाइम पर हम उसे बदल सकते हैं। जैसे अगर कोई एक बच्चा पैरालाइज्ड है तो आज के टाइम पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, व्हील चेयर है, जिसके थ्रू हम उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो गया है तो नेचुरल इनइक्वालिटी को हम थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं। इसका एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है, एक बहुत फेमस हमारे फिजिसिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, जिनकी इमेज मैंने यहाँ पर डाल रखी है। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को सपोर्ट करा था एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट में से एक हैं। बहुत ही बढ़िया इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रह चुके हैं। आज के टाइम पर हम लोग नेचुरल इनइक्वालिटी को टेक्नोलॉजी को यूज करके टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही चीजों को समझने के बाद एंड में आप ये कंक्लूजन देना कि नेचुरल इनइक्वालिटी के बेसिस पर भी भेदभाव करना आजकल के टाइम पर सही नहीं है, क्योंकि काफी सारे तो ऐसे नेचुरल इनइक्वालिटी हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, और सोशल इनइक्वालिटी के बेसिस पर भी भेदभाव करना सही नहीं है, ठीक है। तो हमें सोसाइटी को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, वहां पे अलग अलग लोगों को, कम्युनिटीज को समझना चाहिए एंड उस हिसाब से हमें कानून बनाने चाहिए। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है पर घबराना नहीं है, अभी हम समझेंगे, ठीक है। देयर इज अ व्यू दैट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। यहां तक क्या मतलब है क्वेश्चन का? तुमसे कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा बोला जाता है
कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब अगर मैं चाहूं कि इंडिया में सारे लोगों के पास सेम सैलरी हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज आर्ग्यूड दैट मोस्ट द सोसाइटी कैन डू is try and reduce the gap between richest and the poorest member of society. Do you agree? कह रहे हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, रिचेस्ट पर्सन और पुअरेस्ट पर्सन के बीच का जो गैप है, जो फर्क है, उस फर्क को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। पर अगर हम ये कहेंगे कि यार सभी की सैलरी सेम होनी चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। डू यू अग्री? क्या तुम इस चीज से एग्री करते हो? ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हाँ, इस चीज से हम एग्री करते हैं कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि सोसाइटी में सभी के पास सेम पैसे हो, सेम सैलरी हो, तो ये करना पॉसिबल नहीं है। पर ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं आज के टाइम पर, ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं आज के टाइम पर, उनका क्या एम रहता है, वो लोग कोशिश करते हैं कि हम सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, कि हम लोग सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे इंडिया में हर एक बच्चे के पास बढ़िया एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बढ़िया हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसके बाद वो बच्चे आगे जाकर करियर में क्या करते हैं, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। पर हमें अपॉर्चुनिटी सबको बराबर देनी चाहिए। तो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हम ये मानते हैं कि सबके पास सेम सैलरी हो, ये सोचना थोड़ा अजीब है। पर हाँ, राइट अप्रोच क्या होगा कि सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी हो, हम बिना भेदभाव करें सबको बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर सोसाइटी में हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो रिच लोग हैं वो और रिच होते चले जाएंगे, जो पुअर लोग हैं वो और पुअर होते चले जाएंगे। रिच और पुअर के बीच में एक ऐसा गैप आ जाएगा जिसको हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे। ओवर टाइम ऐसा भी हो सकता है कि इस गैप की वजह से रिच और पुअर लोग लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि रिच लोग अपने आप को ज्यादा ही पावरफुल समझने लगे और सोसाइटी में इक्वालिटी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो पुअर लोग हैं वो रेबेलियन कर दें, रिच लोगों के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट करें, वायलेंस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, एक और क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर द 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी? इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस क्या क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो पहले तो ये डायग्राम मतलब ऊपर ऊपर से देख लो कि इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं। एक है पॉलिटिकल इक्वालिटी, एक है इकोनॉमिक इक्वालिटी, एक है सोशल इक्वालिटी। अब इन तीनों में से सेपरेट क्वेश्चन भी बनकर तुम्हारे पास आ सकता है कि बताओ यार व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इक्वालिटी। तो ऐसे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन तीनों से। पर इस क्वेश्चन में तो तीनों के बारे में ही पूछ लिया कि बता दो 3 डायमेंशंस इक्वालिटी के क्या क्या हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी से। पॉलिटिकल इक्वालिटी का जनरली, हाँ ये बंद कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि जो सारे सिटीजन्स हैं उनको इक्वल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो हर एक सिटीजन्स को बराबर राइट्स मिलने चाहिए। हर एक सिटीजन के पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। तो ये सारे राइट्स उन लोगों को इक्वल तरीके से मिलने चाहिए। इसी को ही हम पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना पॉलिटिकल इक्वालिटी में जनरली क्या होता है, हमारे राइट्स संविधान में लिखे हुए होते हैं। पर जस्ट बिकॉज कोई चीज संविधान में लिखी हुई है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही में लोगों को सोसाइटी में मिल रही है। जैसे हमारे संविधान में लिखा है कि हम अनटचेबिलिटी बिल्कुल अलाउ नहीं करते, पर फिर भी इंडिया में कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में अनटचेबिलिटी आज भी चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो देते हैं हम बहुत सारी चीजें, पर वो चीजें फॉलो नहीं हो पा रही हैं। बट फिर भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग फॉर्मल तरीके से संविधान में ये सारी चीजें लिखें।
एंड हम उसे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है कि सोसाइटी में जितने सिटीजन्स हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया। नेक्स्ट सोशल इक्वालिटी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब है कि सोसाइटी में जितने लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो फर्क नहीं पड़ता आप रिच हो, पुअर हो, जिस मर्जी कास्ट के हो, जिस मर्जी रिलीजन के हो, आपको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब में, इन सारी चीजों में। इसी को हम सोशल इक्वालिटी कहते हैं। इंडिया में सोशल इक्वालिटी लाना हल्का सा मुश्किल है क्योंकि कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री में करी हैं जो कि सही नहीं है, जैसे कि कास्ट सिस्टम। एंड अगर हम विमेन की भी बात करें तो बहुत लंबे टाइम तक इंडिया में विमेन के पास ठीक ठाक राइट्स नहीं थे, उन्हें इनहेरिटेंस नहीं मिलता था, उन्हें पढ़ाई करना अलाउड नहीं होता था, जॉब में जाना अलाउड नहीं होता था। तो इंडिया में इन सारी चीजों के चलते सोशल इक्वालिटी लाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी को एंकरेज करे, और हमारा भी काम है कि एज अवेयर सिटीजन्स हम लोग भी गवर्नमेंट के पीछे पड़े कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ठीक है, सोशल इक्वालिटी हो गया। नेक्स्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी को समझते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या मतलब है कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी करा था, है ना। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि रिचेस्ट इंसान जो है सोसाइटी में और जो गरीब इंसान है सोसाइटी में, सबसे गरीब इंसान है सोसाइटी में, उन दोनों के बीच में कितना फर्क है, इनकम में कितना फर्क है। अगर आप वो नाप लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी कितनी है। या फिर अगर आप ये देख लो कि गरीबी रेखा, पावर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है सोसाइटी की। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब सोसाइटी में ये करना कि सबके पास बराबर सैलरी हो, ये करना तो पॉसिबल है ही नहीं, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि सोसाइटी में सारे लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, ये हम देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। हम लोग सोसाइटी में इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सब हेडिंग आप इसमें क्या डालोगे, एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। सबसे पहले तो सोसाइटी में आपको क्या करना है, फॉर्मल तरीके से इक्वालिटी को लाना है। फॉर्मल इक्वालिटी का क्या मतलब है कि आप अपने सिस्टम को चेंज करो, आप फॉर्मली दिखाओ कि यार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इक्वालिटी को। तो इसमें आ जाएगा कि आप अपने संविधान में चीजें डालो कि हम इक्वालिटी को प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मली ये चीजें दिखाना स्टार्ट करो कि हम लोग इक्वालिटी को एंकरेज करते हैं। जैसे हमने अपने संविधान में क्लियरली लिखा है अनटचेबिलिटी हम एंकरेज नहीं करते, हम लोग विमेन को भी प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं, कास्ट सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं करते। तो ये सारी चीजें क्या है, हम फॉर्मली दिखा रहे हैं कि हम इक्वालिटी को मानते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम लोग भेदभाव नहीं करते, अनटचेबिलिटी को हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते। हालांकि हाँ, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हम संविधान में लिख लेते हैं पर उसे हम सोसाइटी में प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बट एट द सेम टाइम फॉर्मली इक्वालिटी को लाना, कम से कम संविधान में तो ये लिख देना कि हम इक्वालिटी को मानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पॉइंट ये हो गया फॉर्मल इक्वालिटी। एक और तरीका जिससे हम इक्वालिटी ला सकते हैं वो क्या है, थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। कभी कभी इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप एक एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि मान लो एक हॉस्पिटल बना हुआ है, तो हॉस्पिटल में जो लोग चल सकते हैं उनके लिए सीढ़ियां लगा दी, जो लोग नहीं चल सकते, जो व्हीलचेयर पे हैं, उनके लिए रैंप लगा दिया। तो कभी कभी अलग अलग लोगों को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि जो औरतें रहती हैं वो जब काम करती हैं कहीं पर, तो रात को घर जाना उनके लिए सेफ नहीं होता। तो अगर हम सिर्फ औरतों के लिए कोई कैब अरेंज कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो वो इनइक्वालिटी नहीं है, कभी कभी अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कोई पॉजिटिव कदम लेना इक्वालिटी को लाने के लिए। तो इसमें ये आ जाता है गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती हैं वो अफर्मेटिव एक्शन में आ जाता है। एंड अक्सर हमने देखा है कि इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में बहुत डीपली बसी हुई है, तो उसे हटाने के लिए हम जो भी कदम लेते हैं वो अफर्मेटिव एक्शन में आ जाता है। अफर्मेटिव एक्शन का बेसिकली मतलब है पॉजिटिव स्टेप, पॉजिटिव एक्शन। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन का सिस्टम लगाया है वो भी अफर्मेटिव एक्शन में आ जाता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या होता है उसमें तुम्हें शॉर्टली समझाना है, पॉइंट वाइज समझाना है। देखो हमने इस चैप्टर में फेमिनिज्म के बारे में पढ़ा, मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ा, लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा, तो इन सब से क्वेश्चन बन सकता है। इस क्लास में मैं फेमिनिज्म का क्वेश्चन लेकर आई हूं, पर मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो भी देख लेना। आपको खैर पता ही है, इसी चैनल के अगर आप वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरा मिल जाएगा, वहां जाकर मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म भी समझ लेना, स्किप मत करना, ठीक है। चलो तो फेमिनिज्म समझते हैं क्या होता है। फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल है जिसमें हम ये मानते हैं कि विमेन और मेन दोनों को बराबर राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। बस इतना सा ही सिंपल सी चीज है फेमिनिज्म में कि मेन और विमेन दोनों को बराबर तरीके से ट्रीट करो, इसे हम फेमिनिज्म कहते हैं। फेमिनिस्ट कौन है? ऐसे लोग जो फेमिनिज्म फिलॉसफी के ऊपर विश्वास रखते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि विमेन और मेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। फेमिनिस्ट अक्सर ऐसा कहते हैं कि सोसाइटी में मेन और विमेन के बीच में इनइक्वालिटी क्यों है, ये लोग ब्लेम करते हैं पेट्रियार्की को। ये कहते हैं कि पेट्रियार्की की वजह से ऐसा हो रहा है। अब पेट्रियार्की क्या होता है वो समझते हैं। पेट्रियार्की का मतलब होता है सोसाइटी की एक ऐसी थिंकिंग कि मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विमेन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप लोगों ने अलग अलग कल्चर्स में देखा होगा, मे बी अलग अलग फैमिलीज में भी देखा होगा कि इन जनरल मेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, विमेन के सोच विचार को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसी को पेट्रियार्की कहते हैं। तो फेमिनिस्ट लोग कहते हैं कि पेट्रियार्की की वजह से विमेन को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता। एक और चीज फेमिनिस्ट बोलते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बायोलॉजिकली विमेन चाइल्ड डिलीवर करती हैं, है ना। तो सोसाइटी ने एक नोशन बना दिया कि अगर विमेन बच्चा ला रही है दुनिया में तो उन्हीं को बच्चा संभालना चाहिए, उन्हीं को घर संभालना चाहिए, उनको बाहर काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए, विच इज रॉन्ग। आजकल के टाइम पर ये थिंकिंग चेंज हो रही है और आजकल के टाइम पे विमेन काम करने के लिए बाहर तो निकलती है, पर इसके वजह से क्या हो गया है, औरतों के ऊपर एक ड्यूअल बर्डन, एक डबल बर्डन आ गया। तो अब अगर औरतें काम करने जाती है ना तो उनके पास दो दिक्कतें होती हैं। एक तो काम संभालना है, उसके बाद घर आके घर को भी संभालना है, बच्चे को भी अकेले संभालना है। जनरली मेन घर का काम आधा आधा नहीं बांटते हैं, ठीक है। तो फेमिनिस्ट लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास तो ये ड्यूअल बर्डन है कि हम काम पर भी जाते हैं और घर भी हम ही संभालते हैं, हमारी कोई मदद नहीं करता है, ठीक है। चलो तो ये फेमिनिज्म था। लाइक आई सेड मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म भी देख लेना, सोशलिज्म से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the 5 kind of inequalities identified by राम मनोहर लोहिया? What do you understand by सप्त क्रांति? आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ राम मनोहर लोहिया ने कौन सी 5 टाइप की इनइक्वालिटीज को आइडेंटिफाई करा था, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सप्त क्रांति का क्या मतलब है आपके हिसाब से, ठीक है। तो 5 इनइक्वालिटीज उनके हिसाब से जो सोसाइटी में थी वो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया है, एक एक करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी है। उन्होंने और क्या कहा कि स्किन कलर के बेसिस पर भी इनइक्वालिटी है। उन्होंने कहा कि थर्ड पॉइंट, कास्ट के आधार पर भेदभाव चल रहा है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि कॉलोनियल रूल, कुछ कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर रही हैं और वहां भेदभाव कर रही हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। नेक्स्ट इन्होंने कहा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पैसों के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी इनइक्वालिटी चल रही है। तो ये इनके 5 इनइक्वालिटीज थे जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे आपसे क्या बोल रहे हैं कि इनका ये भी मानना था राम मनोहर लोहिया का कि ये जो 5 इनइक्वालिटीज हैं ये अलग अलग नहीं है, इनको आपको मतलब इंटरलिंक्ड मानना है और आपको इसे इंटरकनेक्टेड तरीके से समझना है। ठीक है, इनका ये भी मानना था कि 5 इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए 5 रेवोल्यूशंस, 5 क्रांति लानी चाहिए। आगे जाकर ये इन 5 पॉइंट्स में 2 और पॉइंट को ऐड कर देते हैं। ये कहते हैं कि एक और क्रांति लाने की जरूरत है ताकि लोगों को सिविल लिबर्टीज मिले, लोगों के प्राइवेट लाइफ में लोग इंटरफेयर ना करें। सेकंड, इन्होंने कहा कि एक और क्रांति लाने की जरूरत है जिससे हम नॉन वायलेंस को एंकरेज करेंगे और लोगों से कहेंगे कि वेपन्स वगैरह हम प्रमोट नहीं करते। तो 5 प्लस ये 2 और इन्होंने पॉइंट्स ऐड करे तो टोटल 7 हो गया। तो ये क्या है, सप्त क्रांति। 5 रेवोल्यूशंस पहले हमने पढ़े, उसके बाद 2 और रेवोल्यूशन यहाँ पर बता दिए। 5 + 2 7, मतलब सप्त क्रांति के बारे में इन्होंने बात करी। तो यही होता है सप्त क्रांति। ये आइडिया कि 7 रेवोल्यूशंस की जरूरत है, इसी को ही हम सप्त क्रांति कहते हैं। ओके, चलो तो हाँ, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस तो फिनिश हो गए हैं, पर पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक क्विज का क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था कि जो भी बच्चा सबसे जल्दी आंसर करेगा उस बच्चे के लिए क्लैपिंग होगी। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। डैश अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपटीशन एज द मोस्ट इफेक्टिव एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स इन सोसाइटी। ये डेफिनेशन किसकी है? ठीक है, इस डैश में क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन था और देखते हैं किसने जल्दी जल्दी आंसर करा था। तो युगल, वेरी गुड, आपने राइट आंसर बताया। वैसे राइट आंसर ऑप्शन ए लिबरल्स है। और रियांशी, वेरी गुड, रियांशी राठौर, आपने भी राइट आंसर दिया है। और गौरव, वेरी गुड। और अन्वेषा, बहुत बढ़िया। तो इन चारों के अलावा और भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा है। इन चारों का आंसर सबसे पहले आया था, पर जिन भी बच्चों ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, आई एम सुपर सुपर प्राउड ऑफ यू। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। डैश इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर विमेन एंड मेन। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पे डैश दे रखा है। इस डैश में क्या आएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए लिबरल्स, ऑप्शन बी मार्क्सिस्ट, ऑप्शन सी फेमिनिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सेम रूल है, जिसको भी आंसर पता है जब ये क्लास खत्म हो जाएगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा उस बच्चे के लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। ओके, चलो, तो ये तो था हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर आपको कभी मेरे से लाइव मिलने का मन करे तो मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं, लाइव फ्री क्लासेस भी होती हैं। तो आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मेरी फ्री क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। उन लाइव फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और वो कोड है अनुष्या। आप ही लोगों की डिमांड में हम लोगों ने एक डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज का बैच भी स्टार्ट करा था। क्लास 11th के बैच का नाम है इंसेप्शन बैच। अगर आप वहां पर लाइव आकर नेक्स्ट लेवल तैयारी करना चाहते हो क्लास 11th और 12th की, तो आपको उस बैच का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस बैच को मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ ज्वाइन करने के लिए मेरा नाम ही काफी है। आपको एक कोड यूज करना है अनुष्या फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इन अनअकैडमी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जब भी मेरी क्लासेस होती हैं आपको लाइव अपडेट्स मिल जाती हैं क्लासेस की। चलो स्टूडेंट्स, तो आज बेसिकली मुझे यही कराना था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो एंड शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।